लॉर्ड वेवेल। ठीक है जी। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, लॉर्ड वेवेल। हमने पीछे देखे हैं 22 वेवेल, ठीक है, और ये है 23 नंबर का लॉर्ड वेवेल जिसको हम अब देख रहे हैं। और ये पाकिस्तान बनने से पहले सेकंड लास्ट लॉर्ड है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है हमारे लास्ट लॉर्ड होंगे, वायसराय होंगे, ठीक है। और ये जो है सेकंड लास्ट हैं। कौन से हैं? सेकंड लास्ट। और वैसे अगर इसका नंबर देखा जाए तो ये है 23 नंबर के, ठीक है जी। किस नंबर के हैं? 23 नंबर के। ठीक होगा जी। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे टोटल जो है 1857 से अब तक कितने हो चुके हैं, हम पीछे 22 पढ़ चुके हैं और ये हम 23वें नंबर का पढ़ रहे हैं। कौन? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के दौर के अंदर जो जो तब्दीलियां आई और पाकिस्तान जो है बनने के लिए हम जितना करीब जाते गए तो हम देख रहे हैं साथ साथ चीजें, ठीक है जी। हमने पहले देखा और अब हम जो देख रहे हैं ये है हमारे पास जिनाह गांधी टॉक्स, ठीक है जी। गांधी जिनाह मुज़ाकरात जो हैं ये बेसिकली कब होते हैं? ये 1944 में होते हैं। गांधी जिनाह टॉक्स जो थे ये आखिरी कोशिश थी हिंदू और मुस्लिम यूनिटी करने का। किसका? गांधी साहब का ये आखिरी चारा था। किसके जरिए से ये टॉक्स हुई? ये हुई CR फार्मूला के तहत। CR फार्मूला आपने बहुत सुना होगा। CR यानी चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। ये एक बंदे का नाम था जो राइट हैंड था गांधी साहब का, ठीक है। तो गांधी साहब क्या करते हैं, जिनाह साहब की तरफ इसको कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफिक होने के लिए कहते हैं और ये फार्मूला तैयार करते हैं CR यानी चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। यही चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जो हैं ये जाके आगे इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं इंडियन में से, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स में से। और ये वाहिद जो है हमारे पास CR यानी चक्रवर्ती जो हैं वाहिद इंडियन है, कांग्रेसी लीडर हैं जो एक्सेप्ट करते हैं टू नेशन थ्योरी को, मुस्लिम्स को, कि मुस्लिम एक अलग कौम है और इनके जो हमारे और इनके मफादात हैं वो हमारे डिफरेंट हैं, हमारे नज़रियात इनसे मुख्तलिफ हैं और इनके हमसे मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो गांधी जिनाह टॉक्स जो है ये बेसिकली कब होते हैं? ये होते हैं 1944। अब इन्हीं 1944 में तब गांधी साहब कहाँ पे होते हैं? गांधी साहब होते हैं जेल में, ठीक है जी। जेल में होते हैं तो खतूत का तबादला होता है और वो खतूत तकरीबन होते हैं 21, ठीक है जी। कितने खतूत होते हैं जी? 21 खतूत का तबादला होता है। किस किस के दरमियान? गांधी साहब और जिनाह साहब। और ये कितने दिन तक चलते हैं? तो दिन जो है वो 14 दिन तक ये मुज़ाकरात जो है, ये गांधी जिनाह टॉक्स जो है ये चलती हैं। कुछ चीज़ें जो थी और इनकी मीटिंग्स भी कुछ होती हैं जेल में ही। जिनाह साहब जाके गांधी से मुलाकात करते हैं और 21 लेटर्स का तबादला होता है, खतूत होते हैं और 14 दिन के लिए। लेकिन ये मुज़ाकरात किस जरिए से हुए? ये हुए जिसको मैंने आपको पहले बता दिया है, कहते हैं CR फार्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये CR फार्मूला जो है इसको क्या कहते हैं और ये क्या है। तो बेसिकली यही है CR फार्मूला, ठीक है जी। CR फार्मूला, CR फार्मूला यानी चक्रवर्ती राज गोपाल आचार्य, ठीक है जी। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के बारे में कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं उनमें सबसे पहले ये है कि ये फर्स्ट कांग्रेस हिंदू लीडर था जिसने एक्सेप्ट किया टू नेशन थ्योरी को, ठीक है। लिख ले। बेसिकली फिल्म सुनाने का मतलब ये होता है कि आप लिखी सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड पे लिखना ज़रूरी नहीं होती आपको, ताकि हम कम्युनिकेशन के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए, ज़बान के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है। तो चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य कौन था? ये वाहिद हिंदू कांग्रेसी लीडर था जिसने एक्सेप्ट किया किसको? कि टू नेशन थ्योरी जो है कि मुस्लिम जो है एक अलग कौम की हैसियत रखते हैं। और इसने कोशिश की और ये आखिरी कोशिश थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे होकर इस फार्मूले के तहत इसने कहा कि हम सबसे पहले इकट्ठे होते हैं
और हम अंग्रेज को भगाते हैं यहाँ से, ठीक है जी, कि ब्रिटिश को हम यहाँ से पहले निकालें, फिर उसके बाद हम हुकूमत का देखेंगे कि हम किस तरह हुकूमत करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका था क्या था, CR फार्मूला था। और ये आगे जाके पहला इंडियन गवर्नर जनरल बनते हैं, क्योंकि इंडियन क्या करते हैं, इंडियन कुछ अरसे के लिए आई थिंक 1948 तक के लिए बना देते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को अपना जो उनके मामलात होते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो फिर पहला जो बनता है वो पहला कौन बनता है, गवर्नर, पहला इंडियन जो था इंडिया की तरफ से अपना जो यानी नेशनलिटी का था बंदा, वो कौन था, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, जो पहला इंडिया का गवर्नर जनरल बना कांग्रेस के लीडर्स में से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, ठीक हो गया जी, कि हम किक आउट करते हैं किसको, हम किक आउट करते हैं ब्रिटिश को, इन्होंने कहा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज जो आती है वो आता है ईयर 1945। हम पहले देख चुके हैं तरतीब के साथ हर ईयर के जो मामलात होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, हम आराम से देखते आ रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से चीजें समझ पाएं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास एक वेवेल नाम है, लॉर्ड वेवेल का तो आपको पता है, और वेवेल नाम जो है, इसी वेवेल नाम के ऊपर एक प्लान भी है जिसे वेवेल प्लान का नाम दिया जाता है, या इसका एक और नाम आपने सुना होगा जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और ये कब हुआ, 1945 के अंदर, ठीक है जी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ये शिमला, इसका बेसिकली नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये शिमला के मकाम पर सारी पार्टीज को वेवेल साहब ने बुलाया, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। ऑल पार्टीज को इनवाइट किया गया, ठीक है, कि सारी पार्टीज आए, और एक मैंने प्लान तैयार कर रखा है, उस प्लान पे मुत्तफिक होते हैं और हम इंडो पाक के ऊपर किस तरह गवर्नमेंट करेंगे और किस तरह चलाएंगे। तो बेसिकली ये शिमला, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जगह जो थी, मकाम जो था, वो शिमला का मकाम था। पार्टीज कितनी बुलाई गई थी, सारी की सारी पार्टीज बुलाई गई थी कि हम एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, जब बॉडी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काउंसिल, ठीक हो गया जी। इस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के तहत इसने 14 मेंबर्स के लिए 14 मेंबर्स क्या किए जाएंगे, मुंतखब किए जाएंगे डिफरेंट पार्टीज की तरफ से। जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे मामलात को देखेंगे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट को रन करेंगे। ये इनकी डिफरेंट कोशिशें थी कि हम किसी न किसी तरह इनके ऊपर हुकूमत करते रहें, और वो उसी तरह से ये भी एक उनकी कोशिश थी कि हम क्या करें जी, हुकूमत करते रहें। तो ये 14 मेंबर्स जो है, इन्होंने 14 मेंबर्स का मुत्तफिका कहा कि हम 14 मेंबर्स रखेंगे। टोटल मेंबर्स कितने होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में, 14 मेंबर्स, जिसमें से इसने कहा कि हमारे पास 5 मेंबर जो होंगे वो होंगे मुस्लिम लीग से, यानी मुसलमान होंगे 5 मेंबर, मुस्लिम लीग नहीं मुसलमान। आगे जाके मैं बताता हूँ कि मुस्लिम लीग और मुसलमान मेंबर्स में से क्या फर्क क्या है यहाँ पे, ठीक है। और 6 जो होंगे वो होंगे कांग्रेस से, ठीक है, 5, 6, 11, और 3 अदर्स होंगे, जिसमें एक सिख था और एक हिंदू था, ठीक है। तो 3 अदर्स, 5, 6, 11 और 3, 14। तो टोटल 14 मेंबर्स थे किसके, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के, उसने जो दिया था। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा कि 5 मुस्लिम्स होंगे, उसने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग के होंगे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग भी, मुसलमानों की भी अंदर जो थी डिस्ट्रीब्यूशन थी, बटे हुए थे, ठीक है। तो जिन्ना साहब ने क्या कहा, जिन्ना साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी, रिजेक्टेड बाय, क्योंकि सारे के सारे मुस्लिम लीग्स को 5 सीटें नहीं मिलने वाली थी। तो मतलब क्या था कि ये मुसलमानों की अक्सरियत जो होगी इसमें कम होगी, और मुस्लिम लीग की स्ट्रेंथ जो होगी कम होगी, कांग्रेस की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो रिजेक्टेड बाय जिन्ना साहब ने इसको क्या कर दिया जी, रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। तो किसी एक की एक बड़ी पार्टी जो है मुस्लिम लीग की काफ़ी स्ट्रेंथ थी उस वक्त, तो मुस्लिम लीग की रिजेक्शन के बाद ये प्लान जो है काम वर्कआउट नहीं कर सका, इसलिए ये भी फ्लॉप हो गया, ठीक है। ये किसने बनाया था, वेवेल साहब ने बनाया था। कितने उसमें मेंबर रखे थे, 14 मेंबर रखे थे, ठीक है। कहाँ पे, शिमला के मकाम पर
ऑल पार्टीज वर इनवाइटेड, ठीक है, तमाम पार्टीज को बुलाया गया था। हाँ अच्छा, हम देखा कि 1944 के अंदर 1945, बाकी पिछले भी हम 1943 जैसे देखते आ रहे हैं सारे, हम काफ़ी लंबा सफ़र जो है उसका आगाज़ किया हुआ है। आपको पता है हम 695 से स्टार्ट किया हुआ है हमने, और मोहम्मद बिन कासिम को हमने कैसे देखा, और उससे अब हम कितने बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह से। हमने सारे के सारे पाकिस्तान हिस्ट्री को देखा, और अब हम फाइनली पाकिस्तान बनाने तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमने शिमला की कॉन्फ्रेंस को देख लिया है जो कि फाइनली हमारी आखिरी कोशिश थी, ठीक है। अब हम देखते हैं 1945 और 1946 के इलेक्शंस को, ठीक है। 1945 और 1946 के जो इलेक्शन है ना, हम उनको देख रहे हैं, ठीक है जी। 1945 और 1946 के इलेक्शन आपको बाहर आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा मैनेज करना है। ये पाकिस्तान में बड़ी ट्रेंड की चीज़ है, गोलगप्पे जो है, ठीक है, और ज़्यादातर ये गली के साथ तो आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो इलेक्शन जो है 1945 1946 के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें टोटल सीट्स कितनी थी, मुस्लिम लीग को कितनी दी गई, कांग्रेस को कितनी दी गई, आज़ाद कितने थे, बाकी जमातों के कितने थे। तो ये चीज़ें बेसिकली हमने देखनी है। इसके क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ पे इलेक्शन में से तकरीबन ये बनते हैं, फिर मुस्लिम लीग कितनी जीती, कांग्रेस कितनी जीती, ठीक है। तो टोटल सीट जो थी वो थी 1585 कुल सीट्स थी, ठीक है, कुल नशिस्तें कुल कितनी थी 1585, ठीक है जी, जिसमें से 495 जो है हम थोड़ा सा देख रहे हैं किसका, बल्कि 1585 तो थी, ये थी मरकज की, ठीक है, मरकज सेंटर के अंदर, और सूबे जिस तरह हमारा फेडरल है और बाकी प्रोविंसेस हैं, ठीक है, इसी तरह से मरकज के अंदर जो सीटें थी ये सूबाई हैं। ये सूबाई जो थी ये थी 1585, और जो मरकज था, जो फेडरल था, वहां पे थी 102 सीट्स, ठीक है, 102 सीट्स थी। तो 1585 में से मुस्लिम लीग को कितनी दी गई, कांग्रेस को कितनी दी गई, और 102 में से मुस्लिम लीग को कितनी दी गई, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को जो दी गई, एक मिनट हम इसको ना अरेज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिखते हैं थोड़ा सा इलेक्शंस को तरतीब के साथ। यहाँ तक तो आपने देख लिया है ना, हम इलेक्शन को आप दोबारा से देखते हैं डिटेल्स के साथ, ठीक है। इंशाअल्लाह आप ये सीरीज जो है कंप्लीट करने के बाद फिंगर टिप्स के ऊपर सारे के सारे सब्जेक्ट को आप सुनाएंगे, करेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। और जो जो सब्जेक्ट आप करेंगे मेरे साथ, उसके बाद आप खुद डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे जी इलेक्शन, जिसमें हमने देखा सबसे पहले इलेक्शन इंतखाबात 1945 और 46, ठीक है। ये 1945-46 के इंतखाबात में हमने पहले क्या देखा जी, टोटल नशिस्तें जो थी कितनी थी, टोटल सीट्स, ठीक है, टोटल सीट्स इन सेंटर एंड प्रोविंसेस, ठीक हो गया जी। तो सेंटर में टोटल कितनी थी 1585, ठीक हो गया जी। और हमारे पास मरकज में 102, प्रोविंस में 1585, ठीक है जी। परेशान नहीं होना, ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी होती है और इंसान की नेचर है भूलना, तो थोड़ा बहुत गलतियां जो है आप मेरी करेक्शन करते रहना, ठीक है, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जब आप मुझे बताएंगे कि ये गलती है सर आपकी, ये गलती है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ओके, हो गया जी। अच्छा, तो इसमें से अब हमने देखना है कि टोटल सीट्स तो हमें पता चल गई हैं कि 102 थी। परेशान नहीं होना, फिगर्स को याद रखना है अच्छे तरीके से। आपका फेडरल है, ये इस्लामाबाद है सेंटर, पूरे के पूरे आपने जो इंडो पाक है इसको पाकिस्तान की तरह लेना है। आपके फेडरल के अंदर 102 सीट्स हैं, ठीक है, जो आपका सेंटर है, और जो आपका प्रोविंसेस हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे प्रोविंसेस में आपके पास कितनी सीट्स हैं, 1585 हैं। आपने ये इमेजिन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जमातें हैं, जिनमें से एक मुस्लिम लीग है, एक कांग्रेस है। हमने मोस्टली दो को देखना है, ज़्यादा जो जिनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, ठीक है। तो सेंटर के अंदर मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स दी गई,
30 दी गई मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को, ठीक है, सेंटर के अंदर, मरकज के अंदर। और प्रोविंसेस में देखना है तो प्रोविंसेस के अंदर मुस्लिम लीग को दी गई वो 495 दी गई, ठीक है, कितनी दी गई? 495 सीट्स दी गई। अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग कितनी सीट्स जीती, कितनी हारी। तो जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स कुछ यूं हैं, ठीक है, कि मुस्लिम लीग जो है वो 30/30 किया, ठीक है, 30/30 किया। कहां से? सेंटर से, मरकज में। मरकज में मुसलमान एक सीट भी नहीं हारे, ठीक है जी, बड़ी भारी एक्सटेंट के साथ जीते। उसके बाद एमएल जो है, मुस्लिम लीग जो है, फिर 495 में से 425 का फिगर भी मिलेगा आपको, ठीक है, 430 का फिगर भी कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है जी, 425 या 30, ये दोनों कोई भी आ सकता है, 428 भी आ सकता है। ये थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट जो है ये आपको समझ आना चाहिए। 425 लिखा होगा तो 425 के साथ 525 लिखा होगा, या 430 530 इस तरह नहीं होगी। 425 430 428 सारे ऑप्शन नहीं होंगे, एक ऑप्शन होगा जो राउंड अबाउट आपको फील होगा, ठीक है, 425 होगा या 30 होगा। तो आपने समझ जाना है कि हम वहाँ कितने जीते थे, 495 में से 425 जीते थे या 430 जीते थे। मरकज की बात करें तो मरकज में हम सारे के सारे सीट्स जो है जीत गए थे। फेडरल में हमारी जो थी पार्टी काफी स्ट्रांग थी, ठीक है जी। तो कांग्रेस जो है 923 जीती, कांग्रेस, ठीक है। हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, कांग्रेस के सीधे रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। कांग्रेस कितने जीती? 923। कहां पे जी कांग्रेस, कहां पे जीती है? हमारे पास कहां पे थी? प्रोविंसेस में इतनी ज्यादा सीट्स थी, ठीक है। इसी तरह से कांग्रेस जो है इसमें कितनी जीती? 57 मरकज में, मरकज के अंदर 57 और प्रोविंसेस के अंदर 923, यानी 923 सीट्स जो है वो कहां जीतती है कांग्रेस? प्रोविंसेस के अंदर। यहाँ पे जो टोटल कितनी थी? 1585। 1585 में से 923 निकाल लें कांग्रेस की, ठीक है, और 425 निकाल लें एमएल की। ये थोड़ा सा हम हिसाब कर रहे हैं, ठीक है जी। कांग्रेस की कितनी? 923 और मुस्लिम लीग की कितनी? 425 और आजाद कितने थे? 114, ठीक है। और बाकी हमारे पास कितने? इंडिपेंडेंट कहेंगे आप इनको, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमारे पास बाकी कितने से बाकी छोटी मोटी जमातें वो कितनी है? अदर था 123। 123 सीट्स जो है वो कौन जीतते हैं? अदर जीतते हैं। तो ये जब आप काउंट करेंगे ना, ठीक है, इनको चाहे आप काउंट करें 923 425 114 123, तो भी आपके पास ये बनेंगे कितने? 1585, या इसमें से सारे के सारे ये माइनस कर लें, ठीक है, तो बाकी आपके पास 0 बचेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारे पास बराबर हो गया। ये तो होगी, ठीक है। अब हमारे पास 102 जो थी, 102 में से हमारे पास 30 जीतती है कौन जीता है? 30 मुस्लिम लीग जीती थी। और 57 कौन जीता जी? कांग्रेस जीता। कहां पे? मरकज में। कितना हो गया? 87 हो गया। इसी तरह से बाकी हमारे पास 15 जो है वो अदर, ठीक है, अदर 15। तो 15 सीट्स कौन जीता है? अदर जीता है। कहां पे जी? जो हमारे पास सेंटर था, सेंटर में 30 कौन जीता? मुस्लिम लीग। 57 कौन जीता? कांग्रेस। अदर में आप देख ले 15। मेजरली हमें जिससे कंसर्न है वो हमें कांग्रेस से है और मुस्लिम लीग से है, जिसके दरमियान कंपटीशन था। जो बड़ी जमातें थी जिन्होंने फैसला करना था, जो फैसला करने वाली जमातें थी वो कौन सी थी? या तो कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी, जिन्ना साहब था, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इलेक्शंस थे सारे जो हमारे पास, जो हमने देखने थे, जिनके क्वेश्चन हमारे पास बन के आते हैं और हम वहाँ पे फंस जाते हैं कि यार पता नहीं क्या कैसे वहाँ पे फिगर्स हैं। भाई कुछ भी नहीं है। 1585 यार, एक बंदा अगर किताब लिख सकता है, अगर सारे के सारे किताब, रूल्स, उसकी हिस्ट्री, सारी की सारी चीज़ें लिख सकता है, उसको जा करके आपको पेश कर सकता है, तो आप क्यों सिर्फ याद नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना? जी हाँ, रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक बार सुने, उसके बाद आपने माइंड पे जोर देके यार क्या बताया गया है मुझे, तो आपको बताया गया है कि 1585 सीट्स टोटल थी, ठीक है। 923 कांग्रेस जीती। ये सुबह ही हम बात कर रहे हैं।
425-30 सीट्स कौन जीता जी? मुस्लिम लीग जीत गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाकी जो बची हैं हमने लिख ली हैं कि अदर जो है 123 हैं और इंडिपेंडेंट जो आज़ाद मेंबर्स थे वो 114 थे, ठीक है। इतने तो हमारे इलेक्शन थे, ठीक है। हमारे प्रोविंसेस देख लें आप खुद और फेडरल देख लें, तो फेडरल के अंदर हमारे पास 102 सीट्स थी, जो कि 30 जो है मुस्लिम लीग जीती है और 57 जो है वो जीते हैं कांग्रेस वाले, और बाकी 15 सीट्स जो है वो अदर्स ले गए, ठीक है। छोटे मोटे वो हम कौन नहीं कर रहे, ओके हो गया। तो इतनी सी बात थी, कोई घबराने वाले इसमें बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट फर्दर जो है काबीना मिशन प्लान जो था, आपको पता है बड़ा फेमस है। काबीना मिशन प्लान क्या था, किस तरह से फिर एक बार कोशिश की गई कि एक नई, क्योंकि हमने यहाँ पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान को बनाने से पहले किस तरह आपने सारे के सारे सियासत सीख रहे थे हम इन अंग्रेज़ों से, वो हमें सिखा रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह आप लोगों ने फंसना है और कहाँ पे नहीं फंसना, ठीक है। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 मेंबर्स थे, ठीक है। 1940 काबीना मिशन प्लान, ठीक है। काबीना मिशन प्लान, हम ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको पता है छोटे अरसे में, बहुत छोटे थे हम पढ़ चुके हैं। आप 9th में थे, मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, काबीना मिशन प्लान, और बहुत सारे आपने PDFs भी पढ़ी हैं, बहुत सारे आपने लेक्चर्स भी सुने हैं, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए इस बार आपको सुनने के बाद किसी दूसरी जगह से सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो काबीना मिशन प्लान बेसिकली जो 1940 में दिया गया, और इसको पेश क्यों किया गया, इसको पेश किया गया है कि फिर एक बार हम लोग आप लोगों के ऊपर निगरानी करेंगे। आप लोग बेशक से अक्सरियत रखते हैं, लेकिन हम 10 साल तक के लिए आप लोगों को निगरानी में रखेंगे कि आप लोग क्या करें, सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस प्लान के तहत पूरे के पूरे हिंदुस्तान को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी रखा गया, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जी सिर्फ लिख दिया है, जो कि आपको समझ आ चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे 3 लोग आए थे जो कि ब्रिटिश की तरफ से, जिसमें हमारे पास एक सबसे पहले जो जाना पहचाना नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है जी। पहला नाम कौन सा है, 3 मेंबर्स थे बेसिकली, 3 मेंबर्स, ठीक है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक हो गया जी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। दूसरे सर स्टिफोर्ड क्रिप्स, सर स्टिफोर्ड क्रिप्स थे। और हमारे पास तीसरे मेंबर जो थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। चले उर्दू में लिख दिया, इंग्लिश में और उर्दू में, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है जी। तो एवी अलेक्जेंडर जो 3 मेंबर्स थे, इन्होंने आके सारे के सारे जो है इंडिया को क्या किया, 3 हिंदुस्तान जो था, ठीक है, 3 ग्रुपों में तकसीम किया, जिसमें हमारा मौजूदा पाकिस्तान है और मौजूदा पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया है। इन्होंने क्या कहा कि किस तरह से हम जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हिंदुस्तानी लीडर्स को पावर को ट्रांसफर किया जाए, ये उस पर्पस के तहत आए थे, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले जो पहला ग्रुप था उसमें रखा गया था यूपी, ठीक है। आप जानते हैं यूपी क्या है, यूपी मतलब अपर प्रदेश। अगला है सीपी, ठीक हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास था यूपी था, सीपी था, उसके बाद बम्बे, ठीक है, बम्बई जिसे कहते हैं आप, बम्बे। और अगला था मद्रास, MADRAS, मद्रास। आप उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, कंसेप्ट जो है, बात जो है वो सेम ही है, एक ही बात है, ठीक है। ग्रुप बी में रखा गया था आज का मौजूदा पंजाब, सिंध और NWFP, ठीक है। ये कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए। 1940 काबीना मिशन प्लान, ठीक है। 3 मेंबर्स लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टिफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनका पर्पस था कि द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू, ठीक है, किसकी तरफ, हिंदुस्तान की तरफ। 1 मिनट, जी जी, ठीक है, रखिए, मैं करता हूँ। अच्छा,
तो इनका पर्पस क्या था बता दिया है कि जो पावर्स थी, जो हुकूमत थी, ये इनको संभाल के देनी थी और इनके डिफरेंट यूनिट्स बना दिए गए। हमने ग्रुप ए देखा, ग्रुप बी देखा, अब हम ग्रुप देख रहे हैं सी। हमारे पास 3 ग्रुप थे और तीनों ग्रुप की जो वो है वो मैं आपको अलग अलग लिखवा रहा हूँ। बंगाल है, असम है और उड़ीसा है। ARESA लिख लें, ठीक है। बंगाल, असम और उड़ीसा, ये 3 जो थे ग्रुप बना के दिए गए, जहाँ पे डिफरेंट एरियाज जो हैं, प्रोविंसेस जो हैं, इनको रखा गया था और ये कहा गया कि आप लोग जहाँ पे इन यूनिट्स के ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो बना के दिया है रूल करेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जिना साहब इसको क्या करते हैं जी, एक्सेप्ट करते हैं। मुस्लिम लीग इसका वेलकम करती है कि ठीक है भाई हमें ये कबूल है, लेकिन कांग्रेस वाले क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने हर जो चीज है इसका रिजल्ट जो है वो लिखते रहना है। तो जिना साहब क्या करते हैं, एक्सेप्टेड करते हैं, लेकिन जो था हमारे पास कांग्रेस, रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, रिजेक्टेड बाय कांग्रेस। ठीक होगा जी, यहां तक क्लियर हो गया कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट फर्दर हमारे पास आगे एक आता है, हाँ जब रिजेक्ट करते हैं जिना साहब कहते हैं कि हमें हुकूमत जो है दी जाए, लेकिन लॉर्ड डेरल क्या करते हैं, इनकी रिजेक्शन की वजह से और बाकी मामलात की वजह से क्या करते हैं, हुकूमत नहीं देते। जब हुकूमत नहीं देते तो जिना साहब यहाँ पे फिर एक बार थोड़ी सी जो है आग जलाते हैं और पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, इंडो पाक के अंदर क्या हो जाती है जी, फसादात बर्पा हो जाते हैं और बहुत सारे मामलात बिगड़ जाते हैं और तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों के जो है डेथ होती है, मारे जाते हैं लोग। और ज़्यादातर जो था ये बंगाल की तरफ था, जिसे हिंदू मुस्लिम फसादात भी कहते हैं। और ये डेट थी 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1940। इसको उसका नाम दिया गया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे बेसिकली 16 अगस्त 1946 को मनाया गया और इसके तहत इसकी वजह से, और ये वेवेल के खिलाफ था, लॉर्ड वेवेल के खिलाफ था कि हमें जो है हुकूमत जो है हमारे वो क्या कर दी जाए, हुकूमत दे दी जाए। तो ये अगेंस्ट था। इसका पर्पस पूछा जाता है कि किसके अगेंस्ट था और क्यों था। तो ये हुकूमत के लिए था कि हमें हुकूमत जो है वो निगरानी जो है हमारी हुकूमत की हमें सौंप दी जाए। और ये इसमें तकरीबन 6000 लोगों का जिक्र भी मिल सकता है आपको, या कहीं 7000 लोगों का जिक्र भी मिल सकता है कि जो मारे गए थे बंगाल की तरफ। और इसको हिंदू मुस्लिम फसादात का नाम भी दिया जाता है। किसको जी, 16 अगस्त 1940 डायरेक्ट एक्शन डे को। अब थोड़ा सा हम अगला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, अगला टॉपिक हमारे पास है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। ठीक है, तो 2 सितंबर 1940 से लेकर, ठीक है, 2 सितंबर 1940 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक, 47 तक, ठीक है। कब तक, इंटरिम गवर्नमेंट या आर्जी या अबूरी हुकूमत, जो आजकल हमारी हुकूमत कभी गिरती है तो आप सुनते हैं कि अबूरी हुकूमत, अबूरी असम्बलियाँ जो है तश्कील दे दी गई हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसे ही थी कि जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो सारे मामला क्या करेगी, रन करेगी। और ये हम में से ही होंगे, ये इंडिया के लोग ही होंगे, ये इंडो पाक के लोग ही होंगे। पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो थे कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से थे और कुछ जो थे कांग्रेस की तरफ से थे। तो इसमें हुकूमत को चलाया जाएगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे फिर से 2 जमातें आमने सामने, ML के जो है 5 मेंबर्स होंगे मुस्लिम लीग के। यहाँ पे अब मिनिस्ट्रीज दी जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है मिनिस्ट्रीज की। और 7 जो होंगे वो किसके होंगे, कांग्रेस के होंगे। भैया मैं याद कर सकता हूँ, रट्टा लगा सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आप भी याद रख रहे हैं, याद रखेंगे, पढ़ेंगे और बोल के प्रैक्टिस करेंगे बाद में हर टॉपिक को।
ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से मुझे पता है नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैं पिछली सारी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ, पूरी वीडियो में मैंने ये चीज़ यही कही है कि आपने नोट्स बनाना है, डोंट रिलाई ऑन अदर्स, ठीक है, और स्पेशली नोट्सेस की बिना पर, ठीक है, कि नोट्सेस जो है हमेशा आपने खुद के बनाए, ठीक है। तो 7 जो है मिनिस्ट्रीज क्या की गई, मिनिस्ट्रीज की सीट्स जो है किसको दी गई, कांग्रेस को दी गई, और 5 सीट्स जो है वो किसको दी गई, मुस्लिम लीग को दी गई। अब हम इनके थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से मिनिस्टर जो थे किस चीज़ के लिए बनाए गए, ठीक है। अभी हमारे पास लॉर्ड वेवल तो चल रहा है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले इनका एक शेड्यूल बना लेते हैं कि मुस्लिम लीग के 5 कौन कौन से थे। सबसे पहले आपने सुना होगा कि लियाकत अली खान, थोड़ा सा लियाकत अली खान जो है, ये इस मिनिस्ट्रीज के हवाले से क्वेश्चन भी बनता है लियाकत अली खान साहब का, और लियाकत अली खान साहब का बनता है उस वक्त ये थे फिनांस मिनिस्टर, जो बजट बनाना था किसने बनाना था जी, तो वो फिनांस मिनिस्टर ने बनाना था ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, पुअर मैन बजट बनाती हैं। कौन सा बजट, पुअर मैन बजट। ये ठीक ठाक इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर जो रिच तबका था, जो अमीर थे, जो एलीट क्लास थी, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। ये उन सेक्टर्स को चुनते हैं जिनसे उमरा को, जिनसे जो शरफा थे उनको क्या हो रहे थे, बेनिफिट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, भारी भरकम टैक्सेस लगाते हैं, और जो गरीब थे, जो दिहाड़ीदार तबका था, जो एग्रीकल्चरल थे, उनसे ये टैक्स उनको टैक्स रिलीफ दे देते हैं, ठीक है। तो पुअर मैन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान। ये क्वेश्चन भी बनता है, पुअर मैन बजट, कहीं आप ये ना कह दें कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने पुअर मैन बजट दिया था, ठीक है। ये कभी आपको ऑप्शन दिया जाए, हो सकता है ये भी देते हैं ना, आज के हुकूमत वाले भी पुअर मैन बजट दे देते हैं, आपने नाम सुना होगा पुअर मैन बजट का, तो ये कहीं आप भूल ना जाएं लियाकत अली खान साहब के बजट की आप कहीं तौहीन ना कर दें, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन था जी, लियाकत अली खान था। दूसरे नंबर पे हमारे पास था गजनफर। गजनफर नाम तो सुना हुआ है आप में से भी कोई होगा, ठीक है। एक दो स्टूडेंट है मेरे साथ, मेरा दोस्त, मेरा अजीज, जिसका नाम जो है वो गजनफर है। तो गजनफर अली राजा, ठीक है, राजा गजनफर अली, राजा भी लिख लें भाई नाम के साथ था, ठीक है। तो ये हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए बनते हैं कि सेहत के मामला जो होंगे वो राजा गजनफर अली साहब देखेंगे, ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर कौन सा, राजा गजनफर अली, जिसको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। और जो अब्दुल रब निश्तर था हमारा थर्ड था, और ये था अब्दुल रब निश्तर। अब्दुल रब निश्तर ये हमारा रेलवे का था, रेलवे, ठीक है जी। रेलवे का कौन था, अब्दुल रब निश्तर, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, रेलवे एंड कम्युनिकेशन का था अब्दुल रब निश्तर साहब, ठीक है। हमारे पास हमने क्योंकि टोटल अपनी 5 मिनिस्ट्रीज देखनी है, और दूसरी जो है वो क्या देखनी है, उनकी साथ देखनी है, क्योंकि हम बड़ा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमीशन आपको फंसा न दे। चाहे आप कमीशन के लिए करते हैं या PMSCSS की MPT के लिए करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं MCQs के लिए, आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। जोगिंदर नाथ मेंढल, ठीक है जी। तो जोगिंदर नाथ जो थे, ये हमारे क्या थे, जोगिंदर नाथ साहब जो थे ये बेसिकली लॉ मिनिस्टर थे, बिल्कुल। कौन से थे जी, लॉ मिनिस्टर। भाई सर तो नालायक हो गए हैं, सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ गई हैं, जी हाँ, कभी कभी चीज़ जो है माइंड से निकल जाती है। तो जोगिंदर नाथ मेंढल जो थे, जो क्या थे, हमारे लॉ के मिनिस्टर थे। और हमने एक नाम सुना हुआ है आई चुंदरीकर, ठीक है जी, जिसे इस्माइल कहते थे। आई थिंक सरगोदा से है हमारे, ठीक है, आप भी सरगोदा से हैं कुछ लोग, मुझे पता है, ठीक है। तो आई चुंदरीकर साहब जो है, आई चुंदरीकर साहब ये कांग्रेस मिनिस्टर थे, कांग्रेस, ठीक है जी। तो ये हमारे मुस्लिम लीग के मिनिस्टर्स थे, जो इंटरम गवर्नमेंट के अंदर अपनी जो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, डिफरेंट जो इनको टास्क दिए गए उनके मुताबिक, ठीक है। लियाकत अली खान साहब फाइनेंस मिनिस्टर, पुअर मैन बजट आपने याद रखना है। राजा गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर, अब्दुल रब निश्तर, ठीक है, रेलवे एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर जोगिंदर नाथ मेंढल,
ठीक है, क्या थे? लॉ मिनिस्टर। आई चंद्रिकर क्या थे? कॉमर्स मिनिस्टर। ठीक है जी। तो हम आपने मुस्लिम लीग के तो देखे, और ये इंटरम गवर्नमेंट की डेट भी आपने देख रखी होगी कि 2 सितंबर जो है 1946 की है। इसी तरह से कांग्रेस की तरफ से जो था, कांग्रेस, ठीक है, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर था या वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त कहते थे, वो थे जवाहर लाल नेहरू साहब। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जवाहर लाल नेहरू साहब। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। भाई परेशान नहीं होना, ठीक है। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है सीआर हमने पहले पढ़ा है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। ठीक है, कौन से? सीआर, चक्रवर्ती राजगोपाल तो आर से आ गए ना, आचार्य। ठीक है, तो ये थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। कौन से थे जी? मेरे पेन भी आप थक चुके हैं, इतने टाइम से लिखते आ रहे हैं कि मैं भी, ये भी बेचारे सोचते होंगे 4-5 हैं, ठीक है, कि हम नहीं सारा काम करना है, सारा दिन चलना है, थोड़ा मदम हो जाती है, इसलिए मैं रिपीट तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अगर लफ्ज़ नज़र ना आए तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की। ठीक है, तो सीआर चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जो है, ये हमारे क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगले हमारे पास है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। भाई इनके नाम ऐसे हैं कि मुझे खुद भी भूल जाते हैं, लेकिन ज़रूरत के वक्त फिर याद आ जाते हैं। तो ये थे होम मिनिस्टर। ठीक है जी, ये थे कौन से? हमारे पास होम मिनिस्टर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शरद चंद्रा क्या थे? वर्क एंड माइंड्स के थे। शरद चंद्रा, इसे सी भी कहते हैं, शरद चंद्रा। ये माइंड्स, जो हमारे ये माइंड्स एंड वर्क का काम होता है सारे का सारा, वो कौन देखते थे? शरद चंद्रा देखते थे। जगजीवन राम जो थे, जगजीवन राम जो है, ये भी हमारा कोई ना कोई मामला देख रहे थे, और इसका नाम था जी लेबर। ठीक है, तो ये लेबर के लिए थे कौन? जगजीवन राम। हमें दोबारा अरेंज ना करना पड़े, इसलिए इसी पे सारे का सारा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हमारे पास थे डिफेंस मिनिस्टर, वो थे बलदेव सिंह। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह कौन से थे जी? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है जी? सारी की सारी इंटरिम गवर्नमेंट है, जो 2 सितंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 तक ये सारे के सारे हमारे मिनिस्टर जो है वर्क करते रहे, और ये हमारे मिनिस्ट्रीज को चलाते रहे। अब हम देखते हैं और अपने प्यारे पाकिस्तान को बनाने की कोशिश करते हैं।